हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जब तक मैं कहानी शुरू करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आज की कहानी बिहार के ऐसे डॉन की है कि कहते हैं कि उससे बड़ा बिहार में आज तक कोई डॉन नहीं हुआ, जिसका पॉलिटिकल में भी इतना दबदबा, आतंक। और कहा तो ये भी जाता है कि बिहार का वो रॉबिन हुड था, जिसने सिवान के लोगों के लिए बहुत काम किया। लेकिन जब सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो क्रिमिनल ही होता है। उसके ऊपर 40 से भी ज़्यादा केस हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान के बाहुबली नेता, 2 बार एमएलए और 4 बार लगातार सांसद रहे, जिनके ऊपर 40 से ज़्यादा केस, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, धमकी, आर्म्स एक्ट। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को मैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि शहाबुद्दीन किस तरीके का आदमी था और कितना ख़तरनाक था। ये बात 16 अगस्त 2004 की है। शहाबुद्दीन के लोग सिवान में रंगदारी वसूलते थे, तो ऐसे ही एक बार ये लोग वहाँ चंदा बाबू वहीं के एक लोकल व्यापारी, उनकी दुकान पहुँचते हैं। चंदा बाबू, जिनके 4 बेटे, 1 बेटी और पत्नी, जिनमें उनके एक बेटा अपाहिज था। तो चंदा बाबू की जब दुकान पहुंचते हैं तो वहाँ उनका बेटा राजीव उससे 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अब वो ये बात तो जानता था कि शहाबुद्दीन के लोगों को मना करना मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना। तो उसने कहा कि 30-40 हज़ार रुपये अभी हैं, आप वो ले लीजिए। पर उससे बात बनी नहीं। फिर शहाबुद्दीन के लोगों ने उसे मारा, दुकान तोड़ा और जो गले में पैसे थे वो सब लेके चले गए। अब राजीव को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो बदला लेने के लिए अपने घर जाता है। वहाँ घर पे एसिड रखा हुआ था। वो एसिड लेता है और उन्हीं लोगों के पास पहुँचता है जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, और वो उनके ऊपर एसिड फेंक देता है। हालांकि उससे कोई ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है, पर वहाँ सब भगदड़ मच जाती है। उसके बाद जो अंजाम हुआ उसे सुन के आज 19 साल बाद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये शहाबुद्दीन के जो सारे लोग होते हैं वो जाते हैं उस समय शहाबुद्दीन के पास। शहाबुद्दीन उस समय सिवान के ही जेल में बंद थे। कहते हैं वो सिर्फ नाम के लिए ही जेल में बंद थे। बाकायदा जेल में उनकी दरबार लगती थी और जब भी उनका मन करता था वो जेल से बाहर टहलने आ जाया करते थे, क्योंकि उस समय वो एमपी पे थे और तूती बोलती थी सिवान में उनकी। फिर ये खबर शहाबुद्दीन तक पहुंचती है और उसके बाद में फिर बदले का फरमान जारी होता है। फिर सारे लोग वापस जाते हैं और राजीव और सतीश, दोनों भाई अलग अलग दुकान में बैठे होते हैं। इनको पकड़ के प्रतापपुर लेके आया जाता है, जो शहाबुद्दीन का घर था, जहाँ उसकी फैमिली रहती थी। इसके बाद दोनों को यहाँ लाने के बाद में उनका एक तीसरा भाई, जिसको इन सब की कुछ भी जानकारी नहीं होती है, वहाँ भी शहाबुद्दीन के लोग पहुँचते हैं और उसको भी उठा लाते हैं। उसका नाम गिरीश था। और उन तीनों को प्रतापपुर लाया जाता है और उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है सारा दिन। फिर कहते हैं कि जब अंधेला होता है तो शहाबुद्दीन जेल से बाहर आते हैं और अपना फैसला सुनाता है। सिवान में शहाबुद्दीन की हुकूमत चलती थी। शहाबुद्दीन का अपना अलग कोर्ट ही था। ये कोई भी फैसला कर दे उसको कोई टाल नहीं सकता था। यहाँ तक कि कोई भी मसला हो, कोई भी विवाद हो, लोग उसके पास जाते थे और ये तक तय करता था कि डॉक्टर कितनी फीस लेगा मरीजों से। और शहाबुद्दीन का फरमान वहाँ का कानून होता है। और उस दिन भी शहाबुद्दीन जेल से बाहर आता है और अपना फ़ैसला सुनाता है। और उस फैसले के तहत 2 भाइयों को बाकायदा पेड़ में लटकाया जाता है और 2 बड़े बड़े डब्बों में
तेजाब लाया जाता है और उसके बाद दोनों भाई जो बंधे हुए थे उनको तेजाब से नहला दिया जाता है। जज्मुद्दीन बताते हैं कि उनके जिस्म में कुछ नहीं बचा था सिवाय हड्डी के। उसके बाद हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह में फेंक दिया जाता है। और जो तीसरा भाई था उसकी किस्मत शायद उस दिन अच्छी थी। वो एक ट्रैक्टर में बैठ के, जिसमें अनाज जा रहा था, उसमें बैठ के छुप के वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा यूपी आ जाता है। राजीव जो अपना गुस्सा निकालने के लिए घर जाता है और जो तेजाब ला के शहाबुद्दीन के गुंडों पे फेंकता है, जिनकी चंद बूंदें ही सबके ऊपर गिरी होगी, जिससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शहाबुद्दीन का बदला ये नहीं था कि तुमने तेजाब फेंका था, उसका बदला ये था कि तुमने रमदारी देने से मना किया। तुमने शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी सज़ा कुछ और होनी चाहिए, और जिसके सज़ा के तौर पे राजीव और सतीश को तेजाब से नहला दिया गया। इस दौरान उनके जो पिता थे वो पटना गए हुए थे किसी काम से, और उन्हें वहाँ खबर मिलती है कि उनके बेटों को मार दिया गया है। हालांकि उस वक्त तक उनको यही पता चलता है कि उनके तीनों बेटों को मार दिया गया है। हालांकि बाद में फिर उन्हें पता चलता है कि 2 ही बेटों को मारा गया है, और कहा गया कि आप लोग यहाँ सिवान मत आइएगा, आपकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। और तैयारी भी यही थी कि मार दिया जाता उनकी पूरी फैमिली को। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा बड़ा ऑफिसर जिनके पास ये गए ना हो, ऐसा कौन सा थाना, एसपी, आईजी, डीआईजी, हर किसी के पास में चंदा बाबू गए, पर किसी ने इनकी सुनी नहीं। लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन का नाम आता, हर कोई अपना हाथ पीछे खींच लेता। यहाँ तक कि वो दिल्ली भी आए, कांग्रेस के नेता से मिले, लेकिन जहाँ शहाबुद्दीन का नाम आता सब अपना हाथ खींच लेते। किसी ने कुछ नहीं किया, एक रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। इस तरीके से फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन बाप ने हार नहीं मानी। फिर ये कोर्ट भी गए, फिर वहाँ जो तीसरा भाई था वो चश्मदीद गवाह भी था, उसके बयान, और फिर जो थोड़ा सा बिहार में साम्राज्य चेंज हुआ, नीतीश सरकार आई, लालू प्रसाद यादव की सरकार गई। अब चूँकि ये लालू प्रसाद यादव के बहुत ख़ास थे, इस वजह से आज तक कभी कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन जब सरकार बदली तो फिर वहाँ के डीजीपी ने पुराने केस खोले, उनमें ये भी कि चश्मदीद की गवाही हुई। उस गवाही के बाद मामला खुला और फिर केस सीआईडी को दिया गया। और फिर जाके 2005 में जब ये सांसद थे और दिल्ली में सांसद का सत्र ख़त्म करके जब ये शाम को अपने सरकारी निवास में पहुंचते हैं, तो सांसद रहते हुए 2005 में इनकी गिरफ्तारी होती है। और फिर लंबे वक्त तक केस चलता है, और केस चलता है, गवाही होती है, और फिर शहाबुद्दीन को उम्र कैद दे दी जाती है। और फिर जो एक भाई बच गया था, उसकी शादी होती है। वैसे हमेशा उसको धमकी वगैरह मिलती रहती थी। और शादी के 18वें दिन सड़क में इसको गोली मार के राजीव की हत्या कर दी जाती है, शादी के 18वें दिन। और फिर उसके पिता कोर्ट पहुंचते हैं, बताते हैं कि मार दिया गया मेरे बेटे को। पर कुछ टाइम बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल जाती है। अब उसे लगता है कि चश्मदीद तो मर गया, अब कुछ होगा नहीं। पर यह केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला रहता है वो बरकरार रखा जाता है, क्योंकि मरने से पहले ही उसने अपनी गवाही तो दे ही दी थी। तो उसकी उम्र कैद की जो सज़ा रहती है वो बरकरार रखती है सुप्रीम कोर्ट, और शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना पड़ता है। और ये एक इंसिडेंट सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि इससे आपको पता चले कि शहाबुद्दीन, जिसने एक परिवार के 3 बेटों को
दो को तेजाब से नहला के और एक को शादी के 18वें दिन गोली मार दी, गोली मार के हत्या कर दी। तो किस प्रकार का एक क्रिमिनल था। हालांकि 1 मई 2021 को कोरोना की वजह से शहाबुद्दीन उर्फ साहिब की मौत हो जाती है। अब शहाबुद्दीन की पूरी शुरुआत कैसे हुई और वो शहाबुद्दीन कैसे बना, वो बताता हूँ मैं आपको। 10 मई 1967 को सीवान जिले के प्रतापपुर इलाके में पैदा हुआ। अच्छी खासी पढ़ाई की, एमए, पीएचडी, हालांकि एलएलबी की भी पढ़ाई कर रहा था, पर कुछ वजह से फिर वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाया। हालांकि वो एलएलबी करना ही इसलिए चाहता था कि उसके ऊपर 40 से ज़्यादा केस हैं और उसे वकीलों के ऊपर भरोसा नहीं, इस वजह से वो अपना केस खुद लड़ना चाहता था। तो कॉलेज टाइम में ही जब एमए किया और उसके बाद पीएचडी की, उसके बाद ये कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में आया। 1993 से 2001 के दौरान कहते हैं कि सीवान में करीब 18 भारतीय कांग्रेस पार्टी माले के कार्यकर्ता या सपोर्टर का मर्डर हो गया था, जिसमें खास तौर पर जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट चंद्रशेखर और एक बहुत सीनियर लीडर श्याम नारायण, उनका मर्डर सीवान में हुआ। और कहते हैं कि उन मर्डर के पीछे जो 18 लोग थे उसमें शहाबुद्दीन का हाथ था। ये लगातार इल्ज़ाम लगे। इसी बीच एक और माला एक्टिविस्ट भाकपा के मन्ना चौधरी, इनका किडनैप हो जाता है और ये गायब हो जाता है और आज तक लाश नहीं मिली मन्ना चौधरी की। शहाबुद्दीन के 40 से ज़्यादा जो मामले हैं, उनमें सिर्फ 2 ही मामलों में उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। एक जो दोनों भाइयों को तेजाब से नहला के मार डाला, और दूसरा मन्ना चौधरी, जिनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन लाश नहीं मिली तो उस बेस पे मर्डर का केस तो लग नहीं सकता, कोर्ट में उसके चार्जेस नहीं लग सकते। लेकिन कोर्ट ने जो इस पे सज़ा सुनाई वो इस बेस पे थी कि आपने उनकी किडनैपिंग की और जान से मारने की, मतलब आपने जान से मारने के लिए उनकी किडनैपिंग की। इस बेसिस पे उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली इस केस में। तो शहाबुद्दीन को 2 ही मामलों में उम्र कैद की सज़ा मिली, जिसमें जो एक ये मन्ना चौधरी और दूसरा वो दोनों भाइयों का मर्डर। कहते हैं कि जब शहाबुद्दीन 19 साल का था तब इसके ऊपर पहला केस दर्ज हुआ और तब इसने पहला क्राइम किया था। अब तक 36 साल की सज़ा हुई है। 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की, वो अलग है। 2 बार ये विधायक रहे और 4 बार लगातार सांसद एमपी। लेकिन शहाबुद्दीन को शहाबुद्दीन बनाने वाला 2 इंसिडेंट्स है। एक तो ये जो तेजाब वाला कांड हो गया जिसमें दोनों भाइयों को नहला के मार दिया, और एक है इससे भी पहले का। ये बात 15 मार्च 2001 की है। उस वक्त शहाबुद्दीन भारतीय जनता दल से जुड़ा हुआ था और एमपी बन चुका था। 15 मार्च 2001 को आरजेडी के ही एक लीडर की गिरफ्तारी करने पुलिस की एक टीम सिवान पहुंचती है। उस टीम के जो मेन अफसर उस टीम को जो लीड कर रहे थे, उनका नाम संजीव कुमार था और शहाबुद्दीन उस वक्त वहीं था। उसने जब वारंट देखा तो गिरफ्तारी में मदद करने की जगह उसने संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद जो बाकी पुलिस वाले थे उनकी शहाबुद्दीन के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद वो टीम वहाँ से वापस आती है। अब पुलिस वालों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। ये बात पटना तक जाती है और ये होता है कि शहाबुद्दीन के लोगों ने और शहाबुद्दीन ने जो किया, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के ऊपर हाथ उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, तो अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके लिए एक बड़ी सी टीम बनाई जाती है। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर आती है, पर वहाँ शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के लोग पहले से तैयार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। वहाँ शहाबुद्दीन के लोग पुलिस के ऊपर फायर कर देते हैं। जवाब में पुलिस भी फायर करती है और 2 पुलिस वाले और 8 शहाबुद्दीन के लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वहाँ से शहाबुद्दीन भाग जाता है। इसके बाद वहाँ से AK-47 आर्मी जो यूज़ करती थी, नाइट विज़न कैमरा, वो मिला वहाँ से। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कुछ हथियार मिले वहाँ से। इसके बाद पुलिस ने कहा भी था
कि इसका लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से तो नहीं हो रहा, उसकी जांच होगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर थे जो उसके घर से बरामद हुए थे, और बाकी जो चीज़ें सिर्फ आर्मी इस्तेमाल कर सकती हैं वो भी इसके घर से मिला। तो ये मामला थोड़ा संगीन हो गया था। उसके बाद पुलिस इसके पीछे पड़ी पर उसे पकड़ नहीं पाई। सरकार भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। पर जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसे सिवान जेल में ही रखा गया, पर वो गिरफ्तारी नाम की ही थी। कहते हैं कि हर मंडे और वेडनेसडे को उसकी जेल में ही दरबार लगती थी और लोग लंबी कतारें लगा के उसके पास सुनवाई के लिए आया करते थे और फिर वो फैसला सुनाया करता था अपना। एक बार पटना के जेल में इस सब को रोकने की कोशिश की गई, जेलर ने हिम्मत दिखाई तो जेलर से कहता है कि तुझे बहुत दिन हो गए पीटे हुए, एक बार मुझे जेल से बाहर आन दे, फिर मैं तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। बाकायदा इसके ऊपर एक एफआईआर भी हुई थी बाद में। और ऐसे एक किस्सा है कि भरे अदालत में शहाबुद्दीन के वकील ने जज को कहा था कि आप ऐसा ऐसा कर दो, मतलब जो शहाबुद्दीन चाहता है, वरना फिर आप देख लेना। फिर ये मामला ऊपर के कोर्ट में गया। फिर वहाँ से वह जो शहाबुद्दीन का वकील था उसको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके का आदमी था शहाबुद्दीन। जब इसकी अदालत लगती थी तो इसके आसपास लोग फ़ोन लेके बैठते थे और मतलब जो फरियादी आए उनकी जो भी परेशानी होती थी तुरंत फ़ोन लगा के यहाँ वहाँ सब सॉर्ट करता था। तो ऐसे ही एक बार एक आया फरियादी आता है और कहता है कि मुझे मेरा प्रमोशन कराना है। बाद में पता चलता है वो पुलिस वाला ही था। उसने फिर फ़ोन लगाया एक बड़े अफसर को ही पटना में और उससे कहा कि इसका प्रमोशन मेरे पास, इसकी अगली रिपोर्ट प्रमोशन की आनी चाहिए, और फिर इसका प्रमोशन भी हो गया। और एक किस्सा और है कि एक आदमी आया, ज़मीन का कुछ विवाद था, उसने वहीं से जेल से ही फ़ोन लगाया और उसका ज़मीन का विवाद जो था वो ख़त्म करवाया। और वो गिफ्ट में शहाबुद्दीन के लिए राइफ़ल लेके आता है। नहीं, अब सोचिए कि जेल के अंदर एक राइफ़ल ला के दी जाती है, सोचिए आप लोग। खैर ये सब तो चलता ही रहा। फिर 2005 में एमपी रहते जब उसकी गिरफ्तारी होती है और 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो जो चुनाव आयोग के नियम और कानून के तहत इसे चुनाव लड़ने से मनाही हो जाती है। तो उसका अगला जो चुनाव था वो नहीं लड़ा। 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था, हाँ शायद। लेकिन आरजेडी ने शहाबुद्दीन की जगह उसकी बीवी को खड़ा कर दिया लोकसभा के चुनाव में आरजेडी की सीट से। लेकिन उस वक्त तक पूरा माहौल बदल गया था और शहाबुद्दीन की बीवी चुनाव हार जाती है। तो यहाँ से पहली बार उसका गढ़ कमज़ोर होना शुरू होता है। फिर कानूनी लड़ाई, जेल, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका था। ये सब देखते हुए उसे सिवान जेल से भी हटाया जाता है और 1 मई 2021 को कोरोना से इनकी मौत हो जाती है। ये थी कहानी बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ साहब की। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।